हेलो डियर, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं वेलकम है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के दो ज़बरदस्त प्रश्न के बारे में। दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए। यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। अभी आपका यूनिट नंबर 2 ही चल रहा है और यूनिट नंबर 2 आगे भी चलेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 जो है आपके बड़ा चैप्टर है। तो ऐसे में ये प्रश्न अभी चलेंगे। साथ में मैं बता दूं, यह वीडियो नंबर 8वां होने वाला है फंडामेंटल का। सब प्लेलिस्ट में वीडियो डलता है। अगर आपको वीडियो नहीं ऐसे मिल रहा हो तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको अगर फर्स्ट ईयर का पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर वाले में जाइएगा, सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है। अगर आपको सेकेंड ईयर पढ़ना है तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का देखना हो आप जाके देख सकते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले मैं आप सभी के लिए डिस्चार्ज वाला आज हम पढ़ाएंगे, छुट्टी वाला। इससे पहले हम एडमिशन वाला यानी भर्ती वाला जो है चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि भर्ती कैसे होता है, भर्ती के कितने प्रकार होते हैं, पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज क्या होता है, यानी रोगी को छुट्टी कैसे होता है, आखिर रोगी को छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों छुट्टी किया जाता है अस्पताल से, और साथ में इसका प्रकार क्या होता है, कितने तरीक़ा से मरीज को छुट्टी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि छुट्टी कैसे किया जाता है। भर्ती तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भर्ती में कितने प्रकार से भर्ती जो है हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि आखिर छुट्टी जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कितने प्रकार से हो सकता है। चलिए इसका टोटल चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का मतलब क्या है। मरीज को अस्पताल में उसकी असामान्य स्थिति में भर्ती करने के बाद उसका सही निदान व उपचार के बाद यदि उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तथा मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार हो तो उसके बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। सबसे पहले आप इतना तक समझिए। साथ ही मेरे क्वेश्चन को याद करने के लिए, समझने के लिए उसको छोटे छोटे खंड में विभाजित कीजिए। जैसे हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 5-7 लाइन 6 लाइन का है, हमें को ये कैसे याद होगा। लेकिन याद करना बिल्कुल आसान होता है। हम पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ फुल स्टॉप या कॉमा है, पहले हम उतना दूर का क्लियर करेंगे। जैसे हम देखें कि यहाँ पे जो है एक कॉमा दिया गया है, तो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको क्लियर करेंगे। फिर जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से लेकर और फिर आगे देखेंगे कहाँ तक कॉमा है, यहाँ तक कॉमा है, फिर यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। फिर आगे हम चलेंगे और आगे चलेंगे तो फिर आगे पढ़ते आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हम यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे पढ़ा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा थ्योरी सामने में हो तो ऐसे ही जो है आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने का एक बार में पढ़ जाइएगा और सोचिएगा कि हमें याद नहीं हो रहा है तो ये फिर दिक्कत वाली बातें हैं। ऐसा याद नहीं होता है, ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते, फिर रटना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ तक पढ़ना है, पहले यहाँ तक, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई मरीज़ है, उसके अस्पताल में जब कोई मरीज़ भर्ती रहता है और वह भर्ती कब होता है तो जब उसके असामान्य स्थिति होता है, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट होता है, एबनॉर्मल होता है, उसी कंडीशन में उसे भर्ती किया जाता है। और जब भर्ती पेशेंट हो जाता है असामान्य स्थिति में तो भर्ती के बाद अगर उसे सही निदान दिया जाता है, सही उपचार किया जाता है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें हम उद्देश्य के प्राप्ति चाहते हैं, मतलब एज ए नर्स हम चाहते हैं कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए सही उपचार और सही निदान के बाद, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य का अगर प्राप्ति हो जा रहा है, मीन्स मरीज ठीक हो जा रहा है, तो उसके बाद मरीज की स्थिति में सुधार होने लगता है। और जब मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार आ जाए तो उसके बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। तो इतना समझ गए कि मरीज अस्पताल में भर्ती होता है और भर्ती होने के बाद मरीज को सही निदान देने के बाद, सही उपचार देने के बाद अगर मरीज के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाता है, मीन्स उसके सेहत में सुधार आने लगता है, तो मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। परंतु लेकिन मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जांच लें कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ या छुट्टी करने की स्थिति में है भी या नहीं। अब आप लोग को एज ए नर्स इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मरीज छुट्टी हो रहा है क्या वह मरीज बिल्कुल ठीक हो चुका है या वह इस कंडीशन में है कि वह घर जाकर खुद से सब काम कर सकता है। तो अगर इस कंडीशन में नहीं है तो मरीज को छुट्टी नहीं करेंगे, उसको परिजन को बताएंगे कि मरीज को अभी कुछ दिन और रहने देना चाहिए,
चाहिए ताकि इसके स्वास्थ्य में और ज़्यादा बेहतर आ जाए, तब ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले जांचते हैं। घर ले जाने से, छुट्टी करने से पहले मरीज का कंडीशन को परखते हैं, जांचते हैं कि वह स्वस्थ है या नहीं पूरी तरीक़ा से, या छुट्टी करने की स्थिति में है या नहीं है। ठीक है, मरीज को छुट्टी देने से पूर्व मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज को तैयार किया जाना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया को रोगी की छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं। अब इस कंडीशन में मरीज को भर्ती हो गया, मरीज को सही निदान मिल गया, उपचार मिल गया, मरीज को जो लक्ष्य है कि हाँ अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्ति करना, वह अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्ति भी कर रहा है, मीन्स उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो हम मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर सकते हैं या कर दी जाती है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे छुट्टी में कि जो मरीज है वह बिल्कुल छुट्टी के स्थिति में है या बिल्कुल पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हो चुका है, इसको हम पहले जांचेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लगेगा कि मरीज को अभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, अभी कंडीशन सही नहीं है, तो उससे छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, मरीज को छुट्टी करने से पूर्व जो है मानसिक और शारीरिक तौर पे मरीज को तैयार करते हैं, मतलब मजबूत बनाते हैं, ताकि वह घर जाने के बाद चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से पुनः वह जो है अस्वस्थ ना हो जाए। समझ गए चीज़ को? तो यही इसी प्रक्रिया को, इसी सारी प्रक्रिया को हम लोग छुट्टी की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफिनीसन, मतलब। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो छुट्टी किया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, मरीज को छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे। रोगी को छुट्टी करने की प्रक्रिया का निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन उद्देश्य होते हैं, किस किस चीज़ों के कारण मरीज को छुट्टी किया जाता है? तो रोगी पूरी तरीक़ा से सुनिश्चित करवाना, रोगी को पूरी तरीक़ा से सुनिश्चित करवाना कि वह समान स्थिति में है। यह इसलिए भी मरीज को छुट्टी किया जाता है ताकि मरीज के समान स्थिति जो है हो गया हो। अब यहाँ पे जब कोई रोगी को छुट्टी किया जा रहा होता है तो उसका छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है उसके पीछे? तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जब मरीज का छुट्टी होने वाला होता है तो छुट्टी होने के वक्त जो है उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाता है कि वह समान स्थिति में है या नहीं। तो ये सुनिश्चित होता है, यह एक उद्देश्य होता है कि मरीज के जो है स्थितियों का आकलन हो जाता है उस टाइम छुट्टी के समय। रोगी की शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करना। अब छुट्टी होने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब छुट्टी होते रहता है तो मरीज के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं इसका जांच किया जाता है और इसका स्वस्थ करना भी छुट्टी का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, रोगी को घर पर देखभाल और सावधानियों के प्रति निर्देश देना। अब छुट्टी होता है उस समय मरीज को या उसके परिजनों को देखभाल और साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसका दिशा निर्देश दिया जाता है, तो यह भी इसका उद्देश्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब छुट्टी दिया जाएगा तभी ना उसको सावधानी और निर्देश के बारे में बताया जाएगा। रोगी को बदले हुए वातावरण में उसकी मदद करना। अब रोगी जो वातावरण से पहले रहता था, अस्पताल के वातावरण अलग होता है, तो फिर से वह अस्पताल के वातावरण से दूसरे वातावरण में तो उसको बदले हुए वातावरण में मदद करने के लिए छुट्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगी व उसके परिवार को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। अब रोगी छुट्टी होकर जा रहा है तो पेशेंट और उसके परिजनों अटेंडर को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तैयार करना, यह भी एक छुट्टी प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। समझ गए? नेक्स्ट है छठा नंबर कि स्वास्थ्य संबंधी वातावरण को छुट्टी के बाद भी बनाए रखना। अब छुट्टी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि छुट्टी तो हो जाएगा पेशेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो जाएगा तो सब काम अब अपने मन से फिर नॉर्मल की तरह करने लगेगा। ठीक है, उसके लिए एक आवश्यक वातावरण भी बनाए रखना छुट्टी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सातवां है रोगी को संकेत, सूचना एवं निर्देश के द्वारा देखभाल सुनिश्चित करना। अब रोगी को इस चीज़ को बताया जाएगा कि आपको कोई रोग का इंडिकेशन और निर्देश जो है कैसे जो है देखना है और कैसे संकेत मिलेगा, उसका कैसे आपको देखभाल करना है, इसके बारे में रोगी को बताया जाता है। यानी संकेत, सूचना और निर्देश के द्वारा देखभाल सुनिश्चित करना छुट्टी का एक प्रक्रिया होता है। समझ गए चीज़ को? तो इस प्रकार से 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखभाल के निर्देश होते हैं। बाकी आप अपने तरीका से जो है और सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ अब ऊपर हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि छुट्टी प्रक्रिया क्या है, छुट्टी प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है और छुट्टी प्रक्रिया का कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग उद्देश्य और होता क्या है ये तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि छुट्टी के प्रक्रिया का क्या जो है प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से पेशेंट को छुट्टी डिस्चार्ज किया जाता है, किस किस कंडीशन में। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को प्रकार को देख लेना है। पहला प्रकार है रिलीविंग का प्रकार, पहला प्रकार है रिलीविंग का प्रकार। ठीक है, दूसरा है लामा का प्रकार।
प्रकार, इसमें डॉक्टर के अगेंस्ट में मरीज जो है बिना किसी सलाह के चला जाता है, ठीक है। तीसरा है निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके जो है छुट्टी लिया जाता है। और चौथा है रेफरल या ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर पहले अस्पताल जहां भर्ती है वहां अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उस बीमारी का, तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, रेफर किया जाता है उस अस्पताल से। तो यह भी एक छुट्टी का ही प्रकार है। पाँचवा में है एब्सकॉर्डिंग। एब्सकॉर्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी बिल वगैरह पे नहीं करेगा और चोरी चुप के भाग जाता है, तो यह एब्सकॉर्डिंग होता है और यह भी एक प्रकार का छुट्टी का प्रकार ही होता है। एंड छठा जो होता है वह मृत्यु होता है, और मृत्यु के बाद तो जानते ही है कि ऑटोमेटिक जो है डिस्चार्ज होना ही और करना ही पड़ता है। तो ये 6 चीज़ें याद रखिएगा। रिलीविंग, ठीक है, रिलीविंग के बाद लामा हो गया तो रिक्वेस्ट के आधार पर, उसके बाद एब्सकॉर्डिंग, उसके बाद हो गया आपका एक हो गया डेट, और एक हो गया आपका रेफरल और डिस्चार्ज। तो ये 6 प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। 6 प्रकार में जितना आप समझ सकते हैं चीज़ों को लिखिएगा। चलिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट है छुट्टी के प्रकार में रिलीविंग। रिलीविंग का मतलब होता है कि यह एक डिस्चार्ज छुट्टी का समान प्रकार होता है। इसमें मरीज पूर्ण रूप से अपना इलाज करवाकर ठीक होकर तथा अस्पताल का पूरा बिल देकर जाता है। यह डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। रिलीविंग एक प्रकार का नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसमें डॉक्टर जो है पेशेंट को खुद जो है डिस्चार्ज करता है और उसके पूर्ण कंप्लीट हो जाने के बाद यह डिस्चार्ज होता है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है तो इस डिस्चार्ज में जो है पेशेंट को सारा बिल जो है पे करना पड़ता है और वह बिल पे करके भी जाता है, छुट्टी लेकर डॉक्टर छुट्टी करते हैं। तो यह एक समान हो जाता है, ठीक है। अगर सरकारी होगा तो उसे जो है क्या होगा, उसे पैसा वगैरह बिल उल तो नहीं लगेगा, लेकिन वह डॉक्टर से के अनुमति से डॉक्टर उसको छुट्टी करेंगे। तो यह एक रिलीविंग समान जो है छुट्टी होता है। दूसरा है चिकित्सक के सलाह के विपरीत, यानी लामा का फुल फॉर्म पूछता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा का मतलब है कि इस प्रकार के डिस्चार्ज से यह पता चलता है कि मरीज अस्पताल में रुकना नहीं चाहता है और चिकित्सक के सलाह के विपरीत अस्पताल छोड़ना चाहता है। इसमें छुट्टी से पहले मरीज को उसकी स्थिति के बारे में बताना चाहिए और मरीज से व उसके परिजनों से भी हस्ताक्षर ले लेने चाहिए ताकि बाद में किसी भी परेशानी के लिए मरीज खुद ही जिम्मेदार हो। देखिए लामा एक छुट्टी का ही प्रक्रिया है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको अभी कुछ दिन और ज़रूरत है, रहना है हॉस्पिटल में क्योंकि पेशेंट का भी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जो मरीज है, पेशेंट है, उसके परिजन कह रहे हैं कि नहीं हम तो ले ही जाएंगे, हम कहीं और अस्पताल में ले जाएंगे या हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, मीन्स वह मेडिकल यानी चिकित्सक डॉक्टर के विरुद्ध जो है सलाह के विरुद्ध जा रहा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर या जो नर्स वगैरह होती है वह क्या है, पेशेंट के सारे डिटेल बता देता है कि ऐसे ऐसे है, पेशेंट अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, जाने वाला नहीं है, जाने के बाद इसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सारा स्थिति के बारे में अटेंडर को बता दिया जाता है। फिर भी अगर अटेंडर नहीं मानता है कि नहीं हमें जाना ही है, तो डॉक्टर उससे क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसमें उससे साइन हस्ताक्षर करवा लेते हैं ताकि पेशेंट अपने मन से जा रहा है, बिना किसी डॉक्टर के अनुमति से जा रहा है, और इसका अगर आगे कुछ होता है तो इसका जवाबदेही खुद पेशेंट ही होगा। ऐसे सिग्नेचर करवा के रख लिया जाता है। तो यही आपका एक छुट्टी का ये भी तरीका है, समझ गए। एंड तीसरा तरीका है निदान के तरीका, निवेदन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। अगर देखते होइएगा कि पेशेंट जो है पेशेंट ठीक हो गया है लेकिन थोड़ा जो है हॉस्पिटल में देरी होते रहता है, तो वहाँ पे जो अटेंडर होते हैं वह डॉक्टर या डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ओरल रूप से हो, मौखिक रूप से हो या लेटर के माध्यम से हो, वह रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट फॉर्म के माध्यम से कि प्लीज़ पेशेंट अब हमारा जाने वाला हो गया है, अब इसका ख्याल हम खुद से अच्छे से रखेंगे। तो इस कंडीशन में डॉक्टर देखते हैं कि हाँ पेशेंट जाने लायक हो गया है घर पे और इसका अगर ख्याल घर वाला रख रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो डॉक्टर उचित मानकर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और वह निवेदन पर छुट्टी होता है। तो इसमें पूर्ण जवाबदेही डॉक्टर जो है पेरेंट्स को दे देते हैं कि आपको इसका जवाबदेही देना है, आपको इसका देखभाल करना है, वरना आप समझिए आपका काम समझे, ठीक है। तो ये निवेदन रिक्वेस्ट पर छुट्टी हो जाता है, समझ गए। या फिर कोई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो नहीं रखना चाहते हैं उस अस्पताल में, तो रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर से कि प्लीज़ हमें जो है छुट्टी कर दीजिए, हमें दूसरे जगह पर जाना है। तो इस रिक्वेस्ट को डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे जो है रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यह रिक्वेस्ट पर हो गया, समझ गए। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे चौथा देख रहे हैं रेफरल और ट्रांसफ़र। रेफरल और ट्रांसफ़र का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट सदर अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट हार्ट का प्रॉब्लम है पेशेंट को, और हार्ट का स्पेशलिस्ट वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है उसे, तो वह क्या होगा कि वैसे पेशेंट को किसी उच्च हायर मतलब स्पेशलिस्ट, समझ गए ना, विशेष चिकित्सक, विशेष जो है चिकित्सा अस्पताल में इलाज हेतु रेफ़र किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस दौरान जो डिस्चार्ज किया जाता है वह रेफरल और ट्रांसफ़र के लिए डिस्चार्ज होता है, समझ गए। तो ये आपके चौथा यही हो जाता है, समझ गए। जैसे किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है तो पहले वह नॉर्मल अस्पताल में भर्ती है, बाद में कैंसर में जाना है तो उसे कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपका हो गया। एंड पाँचवा जो होता है वह एब्सकॉर्डिंग होता है। एब्सकॉर्डिंग का मतलब है कि जो पेशेंट होगा चुपके से न डॉक्टर को बताएगा, न नर्स को बताएगा, न किसी हॉस्पिटल के वर्कर को बताएगा, और चुपके से वह जो है न बिल भरेगा, अगर प्राइवेट में है तो न बिल भरेगा, और चुपके से वह जो है अस्पताल से चला जाता है अपना सामान उमान लेकर, और बिल वगैरह बिना भरे चुपके से चला जाता है। तो इस दौरान यह एक चोरी के श्रेणी में आ जाता है। अगर हम 10,000 के प्राइवेट में इलाज करा लिए और हम मौका देखें और बिना किसी बताए हम वहाँ से निकल लेंगे तो यह एक चोरी के समान होगा कि हमने दिखा लिया और जब पैसा देना आया तो चुपके से निकल लिए। तो यह एक चोरी के समान होता है, इस पर कानूनी जो है दंड भी हो सकता है, समझ गए चीज़ को। तो यह एब्सकॉर्डिंग भी एक प्रकार के छुट्टी ही होता है, भले ही अपने मन से चुपके क्यों नहीं भाग जाता है, लेकिन छुट्टी तो उसका हो जाता है ना। तो यह भी एक छुट्टी का प्रकार है। एंड लास्ट है छठा नंबर डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। अगर कोई मरीज है, अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है सफल नहीं हो पाता है, उपचार सफल नहीं हो पाता है, और जिसके उपरांत अगर उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसे मरीजों को डिस्चार्ज स्वाभाविक हो जाता है, ऑटोमेटिक होना ही है। तो यह भी एक प्रकार के आपका डेथ होने के बाद व्यक्ति का डिस्चार्ज होना स्वाभाविक हो जाता है, समझ गए। तो यह कुल 6 प्रकार से आप याद रखिएगा डिस्चार्ज के प्रकार। अगर आपसे डिस्चार्ज प्रक्रिया पूछ लेगा 5 नंबर में, तो आप डिस्चार्ज प्रक्रिया लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके प्रकार को भी जरूर लिखेंगे, समझ गए चीज़ को। चलिए, और बाकी एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा तो नर्स उसमें क्या क्या करेगी, क्या क्या भूमिका निभाएगी। अगर डिस्चार्ज के प्रक्रिया में नर्स की भूमिका पूछ दे तो फिर भी लिखना आसान है। एज ए नर्स आप क्या क्या पेशेंट को आगे भेजना है या छुट्टी करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपका भूमिका उसमें है, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा अच्छे से ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको PDF हिंदी इंग्लिश सब में मिल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत शानदार प्रश्न है, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, मतलब एक दूसरे के बीच में संचार, कम्युनिकेट होना किस चीज़ का, तो कोई सूचना का, कोई भी संदेश का, वो जो है आपको इधर से उधर घूमना और एक दूसरे के बीच जो है वितरित करना ही जो है कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। समझ रहे चीज़ को। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कम्युनिकेशन नर्सिंग सेवा को बेहतर बनाने या प्रदान करने में संप्रेषण का अहम योगदान है। अगर आप नर्सिंग सेवा को, मतलब नर्स के द्वारा किए गए कार्य को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करता है। जैसे आप मोबाइल से, अपने मोबाइल से किसी और को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो यह भी एक प्रकार से क्या हो गया, कम्युनिकेशन ही हो गया। अब इस कम्युनिकेशन में आप मैसेज भेजिए या कोई सिंबल चिन्ह भेजिए, कुछ भी भेज सकते हैं, वीडियो वगैरह कुछ भी संदेश के रूप में, इन्फॉर्मेशन के रूप में भेज सकते हैं जो अगला व्यक्ति को देखता है, जो अगला व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, समझता है। अगर ज़रूरी होता है तो वो जो है उसका उत्तर देगा, फीडबैक देगा। तो इस प्रकार से अस्पताल में भी, हेल्थ में भी नर्सिंग सेवा को अगर बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है तो संप्रेषण एक अहम भूमिका निभाता है। संप्रेषण द्वारा व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करता है, समझ गए। चलिए, संप्रेषण के द्वारा डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज या उसके परिजन, इन सब के मध्य में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, और जो कि मरीजों का वास्तविक स्वास्थ्य समस्या का पता करने तथा उसकी आवश्यकता अनुसार बेहतर उपचार प्रदान करने में सहायक होता है। अब अस्पताल में जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, सबका जरूरी पड़ जाता है समय पर। तो अगर ज़रूरी पड़ना है, जैसे मान गए कोई मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, समझ गए,
सब में यूनिट बना हुआ है, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग यूनिट बना हुआ है। तो अगर मान गए सबसे लास्ट वाला जो 2 किलोमीटर दूर यूनिट है, उस बिल्डिंग अपने ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर पर है, तो वह पैदल थोड़ी ना आएगा और जाएगा हर एक काम के लिए। तो उससे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, उससे जो है संपर्क करना पड़ेगा। तो वह ईमेल के सहारा लेगा या टेलीफोन के सहारा लेगा, या उससे भी हारेगा तो लेटर जो है शाम को अपने प्यून के द्वारा भिजवा देगा उस कार्यालय में। तो यह क्या हो गया, यह एक आपका जो है सूचना हो गया, जो एक से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान हो रहा है। अब इसमें कोई पेशेंट के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति जानकारी हो सकता है, या जो है उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकता है, और इसके बेहतर उपचार करने में और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, इससे भी जुड़ी हुई बातें हो सकता है, संदेश हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उसके अटेंडर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो मरीज के वास्तविक स्थिति और उसके स्वास्थ्य के समस्या के पता लगाने और उसके आवश्यकता अनुसार बेहतर उपचार करने में मदद करता है। कौन? कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग देखते होइएगा, हॉस्पिटल में जाते होइएगा तो हॉस्पिटल का एक अपना जो है कंट्रोल रूम होता है। वहाँ पे अगर आपको कुछ पता करना हो तो कॉल करके पता कर सकते हैं। तो पता करने का मतलब क्या हुआ, आप कॉल करेंगे, ठीक है, कोई कॉल करेगा हॉस्पिटल के कॉल नंबर पर, वहाँ उठाएगा, कुछ भी चीज़ जानकारी लेना होगा वह पूछेगा तो यह ओरली हो गया, बाय टेलीफोनिक, और उसको बताया जाएगा, उसके समस्याओं को हल किया जाएगा। तो यह भी एक कम्युनिकेशन हो गया। या अदरवाइज देखते होइएगा, अस्पताल में एक लेटर का बॉक्स लगा होता है, शिकायत पत्र। अगर कोई शिकायत डालना हो तो आप लेटर लिखिए, जाकर डाल दीजिए। वह लेटर प्रत्येक शाम में खुलता है और ऑफिस में जमा होता है, और उसके जो भी उसमें समस्या वगैरह है लोगों का देखा जाता है और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो लेटर बॉक्स ये भी एक प्रकार के कम्युनिकेशन का काम किया, टेलीफोन भी एक कम्युनिकेशन का ही काम किया। या हो सकता है कोई स्टाफ डायरेक्टली जाके किसी को कह दे फेस टू फेस, तो यह भी एक प्रकार के कम्युनिकेशन ही हो गया, जो किसी के संदेश को कोई दूसरा स्टाफ जाके बता रहा है कि ऐसे ऐसे जो है इस पेशेंट के बारे में ये डिटेल आया है, इसके क्या स्वास्थ्य के प्रति इसका डाटा है, बताइए। तो ऐसे भी हो सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीज से लेकर, मरीज के अटेंडर से लेकर स्वास्थ्य टीम में नर्स हो गया, डॉक्टर हो गए, अन्य स्वास्थ्यकर्मी हो गया, सबके बीच में एक जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें मरीज के जुड़ी हुई हर एक समस्या, मरीज की आवश्यकता, उसके बेहतर उपचार प्रदान करने से संबंधित सारा जो है सूचना वहाँ पे होता है, और यही हमारा कम्युनिकेशन होता है। समझ गए? चलिए, व्यक्ति के दैनिक जीवन में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके द्वारा वह अपनी बातें को दूसरे लोग तक पहुंचाता है। वही बातें हैं कि कोई व्यक्ति है, वह अपनी बात, वह अपनी इच्छा दूसरे से प्रकट करना चाहता है, तो वह किसी भी माध्यम का उपयोग करके वह जो है दूसरे के सामने अपने बीती बातों को बता सकता है, या उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो ले सकता है। तो यही जो है दैनिक जीवन में भी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यही हमारा कम्युनिकेशन का कुछ विशेष डिटेल हुआ, मैं आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसका एक एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगा देख लीजिए, वह तो उसका मीनिंग हो गया। अब हमें एग्जैक्ट परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कम्युनिकेशन कभी भी होगा तो एक व्यक्तियों के बीच में नहीं होगा, कम से कम 2 व्यक्ति या ग्रुप में हो सकता है, या 2 से अधिक व्यक्तियों में हो सकता है। एक व्यक्ति किससे कम्युनिकेशन करेगा? कम्युनिकेशन के लिए 2 व्यक्ति या इससे अधिक का जरूरी होना पड़ता है, ठीक है। तो परिभाषा होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, मतलब बीच में, आपस में समझ आने योग, मतलब समझने वाला योग भाषा, मतलब ऐसा भाषा जो समझ सके दोनों के बीच में। जैसे सिंबल, प्रतीक चिन्ह हो सकता है, कोई सूचना हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है, कोई थॉट, कोई अपना राय सजेशन हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, थॉट हो सकता है, कोई दृष्टिकोण हो सकता है, या कोई फैक्ट हो सकता है। इन सभी का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहलाता है। तो अब एग्जैक्ट आप लोग समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य, बीच में, आपस में जो भी ऐसा भाषा जो समझ आने वाला हो उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंबल के जरिए भी हम जो है बता सकते हैं अपनी बातों को। कोई सूचना, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई मैसेज, संदेश हो सकता है, कोई राय हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई दृष्टिकोण या कोई फैक्ट हो सकता है, जिसको हम आदान प्रदान करते हैं, और इसी को हम लोग कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहते हैं। तो यह आपका एग्जैक्ट परिभाषा हो गया, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया का, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसमें किन किन घटकों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे डियर, इसमें घटक बहुत ही आसान है। संप्रेषण प्रक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर संदेश, विचार, सूचना आदि भेजने के लिए समझ में आने योग्य भाषा का, प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित घटक होते हैं। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें निम्नलिखित कुछ घटक होते हैं, जो स्टेप होते हैं, जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को समझ में आने वाले भाषा और सिंबल के जरिए वह अपने राय, विचार, अपने मैसेज को दूसरे के सामने भेजता है, प्रकट करता है, ठीक है। और यही जो है इसमें प्रक्रिया होता है। और इस प्रक्रिया में निम्न घटक होते हैं। कौन कौन से, चलिए देख लीजिए। पहला होता है सेंडर, प्रेषक। सेंडर को हम लोग भेजने वाला भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सेंडर होता है वह क्या करता है कि अपने मैसेज को, अपने थॉट को, अपने विचार को, अपने कुछ भी चीज़ को भेज दिया तो ये सेंडर होता है। जो भेजने वाला होता है वो सेंडर होता है। पहला पॉइंट सेंडर का, पहला घटक सेंडर का, ठीक है। अब क्या क्या भेजेगा, क्या क्या चीज़ें होगा वो तो ऊपर आप लोग जान ही गए हैं। दूसरा है मैसेज का। अब एक जो सेंडर होगा वह ऐसा नहीं है कि वह सीधा भेज दिया, उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होगा। जो मैसेज हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ मैटर चाहिए ना किसी के पास कुछ भेजने के लिए, तो वही मैटर एक मैसेज के रूप में होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैसेज का होता है। तीसरा पॉइंट मीडियम का होता है, मीन्स माध्यम का, यानी चैनल का। अब आप लोग जो भेजते हैं मैसेज किसी के पास, तो आप भेजते हैं तो भेजने वाला सेंडर हो गए, ठीक है। अब आप क्या भेजते हैं, तो मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो मैसेज हो गया आपका दूसरा घटक। तीसरा घटक होता है कि आप किन माध्यमों से भेजते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर को लगाते हैं, फिर वह पहुँचता है कुछ दिन के बाद, तो यह लेटर बॉक्स भी एक माध्यम होता है। कुछ लोग टेलीफोन से डायरेक्ट फ़ोन करके कह देते हैं अपनी बातों को, सूचनाओं को, तो यह टेलीफोन भी एक माध्यम बन गया। कुछ लोग होते हैं जो ईमेल के माध्यम से अपने सूचना इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं, तो ये ईमेल एक माध्यम बन गया। तो यह एक माध्यम होता है जिसके जरिए हम आगे प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। चौथा होता है रिसीवर। अब आप भेजने वाले भेज दिए, क्या भेजे, मैसेज भेजे, किसके थ्रू भेजे, तो मीडियम के थ्रू भेजे। अब आप मैसेज भेज दिए, अब आप लोग के किसके पास भेजे, तो आप जिसके पास भेजे वह आपके मैसेज को रिसीव करता है। तो रिसीवर जो रिसीव करता है, आपके मैसेज को देखता है, वह रिसीवर होता है, मीन्स प्राप्तकर्ता होता है, जिसको आपका मैसेज मिल जाता है या आपका कोई भी चीज़ जो आप भेजे हैं वह मिल जाता है, तो वह रिसीवर प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड लास्ट वाला होता है पांचवा पॉइंट और पांचवा घटक, वो होता है फीडबैक का। फीडबैक का मतलब होता है कि हम भेजने वाले हैं, हम भेज दिए, किन चीज़ों को भेजे, मैसेज को भेजे, कैसे भेजे, किन माध्यम से भेजे, माध्यम हो गया, ठीक है। और किसको मैसेज गया, तो रिसीवर को गया, जो रिसीव कर लिया मैसेज। अब रिसीवर क्या करता है कि कुछ ना कुछ रिप्लाई देता है, कुछ ना कुछ अपना प्रतिक्रिया देता है, जो भी उसको समझ में आएगा, मेरा क्वेश्चन या मेरा थॉट या मेरा कुछ भी चीज़ें जो हम उससे पूछे हैं, तो वह उसके अगेंस्ट में वह फीडबैक देगा, उत्तर देगा, रिप्लाई देगा। तो यही फीडबैक प्रति उत्तर बनता है, जिसमें एक भेजने वाला जो है, भेजने वाला के द्वारा जो भी भेजे गए चीज़ें होते हैं, सूचना होते हैं, उसको प्राप्तकर्ता पढ़ के समझ के अपने भाषाओं में उसका जवाब यानी उत्तर देता है, और यही प्रति उत्तर फीडबैक होता है, ठीक है। और यही 5 जो है कम्युनिकेशन का घटक होता है। मैं एक बार और बता दूं, पहला पॉइंट जो होगा, जैसे कोई भेजने वाला है तो सेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंडर मैसेज को भेजेगा, मैसेज किससे जाएगा, तो कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है। अब मीडियम हो गया तो भाई मेरे मीडियम हो गया, तो यह मैसेज अब कहाँ भेजेंगे, तो कोई ना कोई रिसीवर होगा जो हमारे मैसेज को प्राप्त करेगा। अब यह रिसीवर क्या करेगा कि लास्ट में अपना फीडबैक, आपका मेरा जो है फीडबैक देगा, उत्तर देगा, रिप्लाई देगा, जो किसको देगा, सेंडर को रिप्लाई देगा, ठीक है। तो यही आपका 1 2 3 4 एंड 5 5 घटक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे इंग्लिश सारा के सारा दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को आसानी से, ठीक है। इसीलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि संप्रेषण का सिद्धांत और महत्व बताइए। सिद्धांत का मतलब होता है कि संप्रेषण करते समय, कम्युनिकेशन करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि संप्रेषण आसान हो और बेहतर और प्रभावशाली हो, ठीक है। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत होगा, सिद्धांत का मतलब होता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस भी चीज़ का सिद्धांत पूछे उस चीज़ के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लिखेंगे, वही उसका सिद्धांत होता है, ठीक है। तो चलिए कम्युनिकेशन के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो निम्नलिखित बातें को ध्यान में रखा जाना चाहिए सिद्धांत के लिए। पहला, जो प्रेषक, जो भेजने वाला है, जो प्राप्त करने वाला है को आसानी से समझ में आने वाला भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो सेंडर है उसको ऐसे और जो रिसीवर है दोनों को ऐसे भाषा का उपयोग करना चाहिए जो बिल्कुल समझ में दोनों को आ जाए, ठीक है। दूसरा है, संप्रेषण के दौरान अनावश्यक तकनीक, शब्दों तथा संक्षिप्त रूपों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस समय हम जो है ऐसे टेक्निकल या लॉजिकल या फिर शॉर्ट टर्म का उपयोग नहीं करेंगे ताकि उसमें से कोई चीज़ें समझ में ही नहीं आए, तो फिर संप्रेषण जो है दिक्कत हो जाएगा, संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, कम्युनिकेशन जो है वह उस दौरान सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए शांत व आरामदायक वातावरण का चयन करने चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, वो उधर से रिप्लाई दे रहा है, तो हमें ऐसे वातावरण, ऐसे टाइम का चयन करना चाहिए जहां पे हम बिल्कुल शांत और आरामदायक तौर पे कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। पांचवा है, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए जो प्राप्तकर्ता है, जो रिसीवर है, उसको जो है प्रति उत्तर फीडबैक आवश्यक रूप से देना चाहिए। हम मैसेज भेज दिए, हम मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं उसके आंसर का, और कोई सामने से आंसर दिया ही नहीं, रिप्लाई दिया ही नहीं, अपना फीडबैक दिया ही नहीं, तो क्या यह कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जो उत्तर चाहिए, जैसे हम एक डॉक्टर है, ठीक है, हम नर्स से कोई चीज़ें किसी जो है पेशेंट के बारे में डिटेल मांगे हैं कि क्या इसका स्टेटस है हेल्थ का, बताइए हमको। अब हम रिप्लाई मैसेज कर दिए और या कोई भी संदेश भेज दिए किसी भी माध्यम से, और नर्स जो है उस पेशेंट के बारे में हमें स्टेटस बताया ही नहीं, तो क्या यह कभी भी कम्युनिकेशन सही होगा? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता को समय एवं संबंधता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन हो वो अधूरा ना रहे, और ये ऐसा समय का ख्याल रखेंगे ताकि इतने ही समय में हम कंप्लीट कर ले कम्युनिकेशन, और यह कम्युनिकेशन कंप्लीट रहे, अधूरा ना रहे। तो समय और संबंधता मतलब रिलेटिव चीज़ों का ध्यान में रखनी चाहिए। सातवां है, प्रेषक द्वारा भेजने वाला संदेश प्राप्तकर्ता के लिए रुचिकर होनी चाहिए। अब हम भेजने वाले हैं, हम जानते हैं कि हम सामने वाले को भेजते हैं, तो सामने वाले के लिए यह ज़रूरी है या नहीं है, सामने वाला इस चीज़ का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है सामने वाला प्राप्तकर्ता को भेजेंगे, रिसीवर को भेजेंगे। अगर उस चीज़ को नहीं जवाब दे पाएगा, उस चीज़ में उसको रुचि नहीं है, तो हमारा भेजने न भेजने का कोई मतलब कम्युनिकेशन का नहीं होता, इसलिए इसका ध्यान रखनी चाहिए। 8वां नंबर है, भेजी जाने वाली सूचनाएं विश्वसनीय व न्यूनतम होनी चाहिए। अब जो भी हम सूचना भेजते हैं किसी के पास, वह जो है न्यू होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, फैक्टफुल, विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भेज देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। संप्रेषण के दौरान उपयुक्त माध्यम का प्रयोग करनी चाहिए। अब संप्रेषण के सामने जो भी माध्यम हो, जो बेटर माध्यम हो, जो मीडियम हो, उसका उपयोग करनी चाहिए। जैसे ईमेल का हो गया, टेलीफोन का हो गया, ओरल का हो गया, ठीक है, लेटर का हो गया। अगर जो भी उपयुक्त है उसके लिए वही माध्यम का उपयोग करनी चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया को अनावश्यक ही लंबा खींचने से बचनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन में फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उसी पर बात करनी चाहिए ताकि इस पर ध्यान न भटके और जल्द से जल्द जो है किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका हल निकल सके। तो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए कम्युनिकेशन का। ओके, 11 नंबर देखिएगा, संप्रेषक को प्राप्तकर्ता की शरीर एवं मानसिक स्थिति का ध्यान रखनी चाहिए। अब जो भी सेंडर है उसको इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ें हम भेज रहे हैं वह सामने वाले का कैसा मूड है, कैसा शारीरिक और मानसिक स्थिति है। अगर उसका शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम नहीं भेजेंगे उसके पास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम जिसके पास कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्या वह हमारे उत्तर का जवाब, जो उत्तर देने लायक है या नहीं, इसका शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसा है, ठीक है।
12 नंबर है प्राप्तकर्ता को भेजने वाले संदेश की पर्याप्त जानकारी प्रेषक को होनी चाहिए। अब जो भी रिसीवर है, रिसीवर को हम कोई मैसेज भेजने वाले हैं तो उस रिसीवर के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हम रिसीवर के बारे में नहीं जानते हैं कि हम मैसेज किसके पास भेज रहे हैं, तो कोई भी अननोन पर्सन से आप कम्युनिकेशन करेंगे तो पहले उसका डिटेल जानने में ही समय बीत जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे लोगों को कम्युनिकेशन करेंगे जिससे हम बेहतर तरीके से जानते हैं हेल्थ के सेक्टर में। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है, नए व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो पहले उससे परिचय किया जाता है, तो वहाँ पे समय होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है प्रेषक, सेंडर तथा प्राप्तकर्ता दोनों को एक दूसरे के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विश्वासों का पूर्ण सम्मान करनी चाहिए। अब हो सकता है हम सेंडर है, सामने वाला रिसीवर है, दोनों अलग अलग जाति और धर्म का भी हो सकते हैं, तो ऐसे में हमें उसका भी सम्मान रखनी चाहिए और उसको भी हमारा सम्मान रखना चाहिए, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वासों का। इस टॉपिक पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट में है 14 नंबर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के प्रति सम्मान व भाव प्रदर्शित करनी चाहिए। अब अगर हम नर्स है और डॉक्टर हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है तो हम भी डॉक्टर को सम्मान दे, रिस्पेक्ट करें, और डॉक्टर भी हमें रिस्पेक्ट करेगा, तो जाके यह कम्युनिकेशन एक प्रभावी होगा। अगर डॉक्टर कहेगा कि ये नर्स है, इसको क्या वैल्यू करे, तो ऐसे में कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, बात नहीं बनेगा। तो 14 पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक अच्छे कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, इस किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने यह 14 चीज़ें मैंने आपको बताया। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो अगर कम्युनिकेशन को आप समझ गए तो इस 14 को आप 20 पॉइंट में भी बदल सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे जितना बताना था मैं बता दिया। तो मैंने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से घटक होते हैं, कम्युनिकेशन का क्या सिद्धांत होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, कम्युनिकेशन का महत्व यानी कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी चीज़ को हम लोग देख ही लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का निम्नलिखित महत्व हो सकते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकता है कम्युनिकेशन का, देख लीजिए। तो एक हेल्थ के सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ के सेक्टर में कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है, देख लीजिए। संप्रेषण के द्वारा मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और आवश्यकताओं का पता किया जा सकता है। अब कम्युनिकेशन के जरिए एक आदमी दूसरे आदमी से एक मरीज के बारे में, उसके समस्या और आवश्यकताओं के बारे में पता कर सकता है, ठीक है। दूसरा है संप्रेषण आपसी तनाव व मन मुटावों को दूर कर स्वास्थ्य माहौल तैयार करता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अगर कहीं से मोबाइल चलाना बंद हो गया हो, बातचीत करना बंद हो गया हो, तो कम्युनिकेशन के जरिए हम जो है तनाव को और मन मुटाव को दूर करके एक अच्छे स्वास्थ्य जो है माहौल बना सकते हैं, ठीक है। यह भी इसका महत्व है। एंड तीसरा है स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। अब जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हमको बताएंगे कि इस पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये चीज़ें दे दीजिएगा, ये ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि ऐसे में हम डॉक्टर से कोई चीज़ सीखेंगे, डॉक्टर हमको बता दिए हैं तो डॉक्टर से हम कोई चीज़ क्या हुए सीख लिए। मीन्स स्वास्थ्य कर्मियों को मध्य में विचार के आदान प्रदान से यानी कम्युनिकेशन से कौशल बढ़ता है, कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अच्छा संप्रेषण मरीजों को प्रदान की जाने वाली देखभाल में दोहराव की संभावना को भी कम करता है। अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, कम्युनिकेशन आमने सामने भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के जरिए ही होता है, कम्युनिकेशन आमने सामने भी होता है व्यक्ति के, ठीक है। तो ऐसे में कोई चीज़ें का दोहराव ना हो जाए, रिपीटेशन ना हो जाए, इसके संभावना कम होती है जो है कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। पाँचवा देखिएगा, अच्छा संप्रेषण कम्युनिकेशन मरीज के लिए ही नहीं बल्कि नर्स के व्यक्ति और व्यवहार को भी आकर्षक एवं अनुकरणीय बनाता है। देखते होइएगा, बहुत लोग कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल किसका बढ़िया है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहता है उसको व्यक्तित्व लोग अच्छा मानते हैं, उसको अच्छे व्यवहार का मानते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को इंटरव्यू वगैरह, जॉब वगैरह में जल्दी मौका भी मिल जाता है जिनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहता है, ठीक है। तो मीन्स क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल जैसे नर्स है तो नर्स के व्यक्ति और व्यवहारों को भी आकर्षक व अनुकरणीय बनाता है, सिर्फ मरीज के लिए ही यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। एंड छठा है संप्रेषण सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग में भी सहायता करता है। अब कम्युनिकेशन जो होता है वह नर्स को जो है समुदाय में रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करने में भी सहायता करता है, ठीक है। एंड संप्रेषण जो है नर्स के ज्ञान और दक्षता में भी वृद्धि करता है। एंड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन जो होता है उसके ज़रिए नर्स के ज्ञान में और दक्षता यानी कौशल में वृद्धि होता है। तो ये 7 पॉइंट कम्युनिकेशन का महत्व हो गया, मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, दोनों मीडियम में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।